अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं ठीक हूँ। मेरे से पूछ लिया, मैं फिजिकली यहाँ पर मौजूद हूँ, वो वर्चुअली वहाँ पर मौजूद है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, नई एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ और आज मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, अच्छी, ये वैसे अच्छी बात है, लेकिन क्यों खुश हैं बता सकती हैं आप? मैं बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बता देती हूँ कि मैं बहुत अरसे से एक चीज़ चाह रही थी कि वो हो जाए लेकिन वो नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कितनी शिद्दत से आपने उस चीज़ को पाने की कोशिश की? उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वो चीज़ तो नहीं मिली, उससे बेहतर चीज़ मिल गई है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है, आई होप आपके साथ भी हुआ होगा कि एक चीज़ को हम चाह रहे होते हैं कि हमें मिल जाए और उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि शायद वो हमारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होता है कि अगर उस वक्त मुझे वो चीज़ मिल जाती तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं इसीलिए सबर का हुक्म इस्लाम में क्यों है कि सबर करें, और जो क्रिएटर है वो बेहतर जानता है आपके लिए किस चीज़ को कब देना है, टाइमिंग उसकी वो बेहतर जानता है। हमें उस वक्त जल्दी में समझ नहीं आ रही होती, हमें चाहिए होता है फौरन। हम बेसब्रे हैं। दरअसल मसला ये बेसब्री है, इसलिए हम दुआ भी करते हैं और दुआ हम जो है ना कोशिश हमारी ये होती है कि उस तरफ देखकर या उसको उस जगह को इमेजिन करके हम दुआ करें जो अल्लाह ताला का घर। बिल्कुल, वो हमारी पहली स्टोरी भी अल्लाह ताला के घर के बारे में। बिल्कुल, अल्लाह ताला के घर के बारे में। खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनासिर। गुस्ल काबा के लिए अब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी दीवारों और फर्श की सफाई की गई और खाना काबा को खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। खाना काबा को हर साल 15 मुहर्रम उल हराम को गुस्ल दिया जाता है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे, ये स्टोरी थी, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। और मैं जानती हूँ कि तमाम लोग जो है ना वो इस वक्त का इंतज़ार भी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उस वक्त खाना काबा अगर उन्होंने प्लान किया हुआ है उम्रे के लिए उस वक्त जाए जब ये अमल किया जा रहा हो, और ये अमल में हिस्सा लेने वाले जो है ना वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब भी समझते हैं और बेशक वो बड़े खुश नसीब है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ये घड़ियाँ जो है वो मुकर्रर करे ताकि हम आगे बढ़े, चीज़ों हमारे लिए भी चीज़ें भी जाएं और मैं भी दोबारा जाऊँ। अच्छा, मैं नहीं गई हूँ, आप गई हुई हैं? हाँ, मैं गई हुई हूँ। वो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। मैं अब कोई भी फुटेज देखते हैं तो मेरे सामने वही मंजर आ जाता है जो मैंने अपनी आंखों से वहां पर करती हैं उस मंजर को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले मुझे लगता था, लोग कहते हैं ना कि आपको महसूस होता है जब आप देख के आए होते हैं। जब मैंने खुद जाके देखा ना तब मुझे बेहतर उस कंडीशन का अंदाजा हुआ कि आपकी फीलिंग्स ही वहां जाके अलग होती हैं। बहरहाल आई होप हमें भी मौका मिले वो फीलिंग्स एंजॉय करने का जो नहीं गए मेरे समेत। इंशाल्लाह आगे बढ़ जाते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जिसने पाकिस्तान के राशिद नदीम का ननचक्कू की मदद से बनाया गया रिकॉर्ड ऑल टाइम ग्रेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। जनाब ऑल वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड राशिद की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने कांग्रेचुलेशंस राशिद नदीम के रिकॉर्ड को 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है और उनके रिकॉर्ड को कहा है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और इसके अंदर दुनिया भर के जो अजीम हम कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड होल्डर्स है ना उनका नाम भी शामिल किया गया। अच्छा जी, अब 17वीं सालगिरह के मौके पर अपनी प्रमोशन वीडियो का हिस्सा भी बनाया गया है इसको, और राशिद नसीम का ननचक्कू का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उन्होंने 2015 में 1 मिनट में ननचक्कू की मदद से 158 प्ले टारगेट को कामयाबी के साथ तोड़ा और इस पहले ये रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका के सैमुअल स्पार्गे के नाम था, और जिन्होंने ये 1 मिनट में 200 प्ले टारगेट जो है वो तोड़कर ये रिकॉर्ड बनाया था। तो हम राशिद नसीम जो है वो ननचक्कू से 7 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके अलावा भी राशिद नसीम ने मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स बना रखे हैं जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी हैं। राशिद वही हैं जो अभी तक बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं जो टूटे नहीं हैं या फिर उन्होंने तोड़े हैं। उनकी फैमिली के भी कई अफराद ऐसे हैं जो कई रिकॉर्ड्स जो है ना वो अपने पास रखते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन राशिद, आई होप आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये पाकिस्तान की होती है, जब किसी भी मुल्क की होती है कोई रिकॉर्ड जब हासिल करता है ना, तो राशिद जो है महसूस हम यहाँ पे उन्होंने अपना गोल बनाया हुआ है, डेफिनेटली हम फख्र महसूस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे अपने जो खिलाड़ी हैं स्पेशली क्रिकेट के वो कितना फख्र करते हैं, क्योंकि आईसीसी की जानिब से नई वनडे रैंकिंग जारी हो चुकी है और बैटर्स की रैंकिंग में पहली पोजीशन जो है वो भारत के 25 साल जो कि टेस्ट के हम कह सकते हैं कैप्टन बने हैं रिसेंटली, शुभमन गिल, उनकी पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम की दूसरी और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की तीसरी पोजीशन। और दूसरी जानिब अगर बात करें वनडे बॉलर्स की तो रैंकिंग
रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थिक्शाना जो हैं वो इस रैंकिंग में मौजूद हैं, उनकी पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि ऑल राउंडर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह रई की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई भी ऑल राउंडर शामिल नहीं हो सका। ये यकीनन एक कंसर्न है कि पाकिस्तान का ऑल राउंडर, हालांकि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे ऑल राउंडर्स माजी में भी रहे हैं अगर हम बात करें, और अभी भी हमारे पास अच्छे ऑल राउंडर्स हैं। वही बात है उनको मजीद, इसका मतलब है उनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है, उनको निकलना पड़ेगा वो पॉलिटिक्स से भी, और ये जो हम अक्सर सुन रहे होते हैं ना कि इसको ये इंजरी हो गई है, वो भागते भागते स्किट किया है और उसकी वजह से उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया है, तो मुझे लगता है डाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब नई कोचिंग टीम आई है, लेट्स होप सो कि नई कोचिंग टीम जो है ना वो इसके ऊपर जरूर काम करे और हमारे भी जो खिलाड़ी हैं वो इन रैंकिंग्स के अंदर शामिल हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिटकॉइन की कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बिटकॉइन की कीमत पहली मर्तबा $1,12,097 तक पहुंच गई है। तो मेरे जो बिटकॉइन्स हैं ना, आयशा मैं अमीर ही हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं ऊपर नहीं? जब ये आप अमीर होंगी अल्लाह आपको और दे, लेकिन मसला ये, मैं ये कहती हूँ कि जब भी बिटकॉइन की कीमत में इजाफा होता है, जो अमीर है ना वो अमीर तर हो जाता है। ये मेरी लेकिन जब ये नीचे जाती है ना तो फिर गरीब तर भी हो जाता है। बिटकॉइन जो है ना वो $50,000 से भी नीचे आया, और एक वक्त था जब मैंने खरीदे थे तब तो बहुत सस्ता हुआ करता था, वो पुराने जमानों की बात है। लेकिन जिस तरह से फ्लक्चुएशन होती है तो आप क्रिप्टो करेंसी रखने वाले, बिटकॉइन रखने वाले सबको अमीर नहीं कह सकते, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत होती है। तो इसी तरह से दिल भी ऊपर नीचे होता रहता है, बड़ा है, रिस्क फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। चलिए जी, डिजिटल करेंसी के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का पायलट मंसूबा शुरू होने जा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बुध को कहा है कि मुल्क में मरकजी बैंक जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट मंसूबा शुरू करने जा रहा है। और सिंगापुर में समिट के दौरान एक पैनल गुफ्तगू में मरकजी बैंक के सरबरा ने यह भी कहा था कि इस पायलट प्रोजेक्ट के अलावा मुल्क में वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बिल्कुल ऐसी है, ताकि फिस्कल हमारा जो सिस्टम है उसको जदीद खतूत पर भी इस्तेमाल किया जा सके और दुनिया भर में मरकजी बैंक ब्लॉकचेन पर मबनी अदायगियों पर बढ़ती हुई दिलचस्पी जो है उसके पेश नजर डिजिटल करेंसीज के इस्तेमाल का जायजा ले रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान पहली मरतबा नहीं कर रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी या तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं ताकि इसको राइज किया जा सके, या फिर कुछ कंट्रीज ऐसी जिन्होंने कर लिया है। इसमें चीन है, इंडिया है, नाइजीरिया है और गल्फ की कई कंट्रीज जो है ना वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके ऊपर मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो क्योंकि इस प्रोग्राम को कर रही हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं डिजिटल करेंसीज के। पहले तो पाकिस्तान का बता देते हैं, पाकिस्तान बजट से पहले ये प्लान लेकर आ रहा था कि इस बजट के बाद डिजिटल करेंसी को लाया जा सकता है। अब इस करेंसी के अंदर कौन कौन सी है? इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, इसके अंदर स्टेबल कॉइन्स भी शामिल है और एक और उसका बड़ा मुश्किल इसका वैसे अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन कौन सी करेंसीज को लाया जाएगा, लेकिन डिजिटल करेंसी आ रही है। लेट्स सी डिजिटल करेंसी हमारी मईशत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिजिकल वैल्यू जो ना जो रुपए होते हैं वो फिर नहीं रहेंगे अगर ये मुकम्मल तौर पर राइज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी यानी कि अपने फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू जो है ना आप अपनी इस करेंसी को एक्वायर या एक्सेस कर सकते हैं और ये इरिवर्सिबल भी होगी। एक मरतबा ट्रांजैक्शन अगर हो जाती है तो फिर आप वापस पाकिस्तान जैसे मुल्क में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि मैंने आपको पैसे दिए हैं तो मैं कहूँ कि मैं वापस भी ले सकती हूँ ना फिजिकली। एक मरतबा मैंने ट्रांसफर कर दिया ना तो फिर आपकी मर्जी होगी तो आप मुझे ट्रांसफर बैक करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये अच्छा, वैसे ये कुछ लोगों के लिए तो ये मसाइल खड़े हो जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका के हवाले से खबर शामिल करते हैं, बल्कि अमेरिकी सदर के हवाले से खबर शामिल करते हैं, जो कि हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होती है। आप वंस अगेन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी पर वो हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से सीख कर आए हैं, कहाँ से सीखी है। दिलचस्प ये वाकया है, ये उस वक्त पेश आया जब अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं का एक वफ्द जो है व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए आया। तब सुन लेते हैं। Work with the United States in peace and security within the region, because we are committed to that, and we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you in such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. That's beautiful English. Sure. अदरवाइज सदर ट्रंप जो है ना वो हमेशा कोई ना कोई बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो खबरों की जीनत बन जाती है। अब डेफिनेटली एक मुल्क का सदर या कोई हुक्मरान जो है वो इतना पढ़ा लिखा होता है या उसकी इतनी एक्सेस होती है लैंग्वेज के ऊपर, इतनी कमांड होती है कि वो बात कर सकता है। सब ममालिक के लोग इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, चूज नहीं करते हैं।
हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ वो एक्सेंट आ जाता है, वो शायद इतना इंग्लिश एक्सेंट नहीं होता कुछ वो मालिक का या कुछ लोगों की अपनी रीजनल लैंग्वेज की वजह से उनको शायद इम्प्रेस किया। रूम रीड नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी लेकिन इंटरेस्टिंग बात आती है ना, इतनी बेनियाजी है उनके अंदर, जो बात उनके दिल में आती है ना वो कर देते हैं। डज नॉट मैटर, आई डोंट नो साफ दिल के या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये कि ये खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। ट्रम्प को ये समझने की जरूरत है सिर्फ अमेरिका में रहने वाले लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश जो है ना वो समझने के लोग इतने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया के लोग बहुत अच्छी इंग्लिश, इंडिया के लोग ऐसे। चलें जी, आज मौसम की बात करनी है, हमने मौसम की बात करते हैं। तो बारिशों का सिलसिला जो है, मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से कहीं हल्की हो रही है बारिश और कहीं पर तेज हो रही है बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। अटक और कसूर में भी रात गए शदीद बारिश हुई और कसूर में दरियाए सतलुज की सतह 3 फुट बुलंद भी हो गई। और जबकि हेड तरीमू पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में नुमाया इजाफा देखा गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हम बात करें तो रात फिर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होती रही, जबकि रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, जिससे जो नशेबी इलाके हैं ज़ाहिर है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान के इलाकों की तो वहाँ पर भी बादल खूब बरसे। सोहबतपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गलियाँ और सड़कें ज़ेरे आब आ गई। तो इन इलाकों में जहाँ बारिश होती है तो चैलेंजेस भी अपने साथ लेकर आती है। कहीं पर पानी जमा हो जाता है और कहीं पर जो सड़कें हैं वो राब्ता सड़कें वो टूट जाती हैं। अच्छा, सिब्बी के बारे में कहा जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। बुध के रोज़ शदीद बारिश की वजह से लाहौर, गिरदोनवा और बलूचिस्तान के कई इलाके जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं, बारिश हुई है जिसकी वजह से मुतल्लिका वाक़यात जो है उसमें कम अज़ कम 11 अफराद अनफॉर्चुनेटली उनकी जानें चली गई हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। मौसमी शिद्दत और सैनिटेशन का निज़ाम जो है उसके नाक़िस निज़ाम की वजह से सराबी सूरत हाल ने मामूलाती ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली मरतबा हमारे मुल्क में मानसून नहीं आया है। हर साल इसी तरह से मौसम होता है, प्रेडिक्शंस भी की जाती हैं और अलर्ट्स भी जारी किए जाते हैं, लेकिन हर मरतबा हमें पता चलता है कि इंतजामात इस तरह के नहीं थे कि सही तरह से मैनेज किया बिल्कुल सही तरह से मैनेज हुआ या नहीं। ये लाहौर में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद, तलहा सईद से ज़रा जान ले। तलहा बताइए, बारिश तो खूब बरस रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी और लाहौर में भी ज़ाहिर बारिश हुई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त सड़कों पर, गलियों में, और क्या मसाइल पेश आ रहे हैं लोगों को? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में सुबह से ही ये बारिश का ये स्पेल जो है वो शुरू हुआ। तकरीबन 5:20 के ऊपर जो है वो पहली बूंद लाहौर के ऊपर गिरी और उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो ना रुकने वाला सिलसिला बन चुका है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो इस टाइम पर लाहौर में मुसलसल सुबह से ही चल रही है, जिसकी वजह से लाहौर की बहुत सी शाहराहें जो हैं वो इस टाइम पर नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। चाहे वो लाहौर की सबसे अहम शाहरा यानी कि माल रोड हो या चाहे ये लॉरेंस रोड हो, इसी तरह से जो करतबा चौक के पास की सड़क है या फिर कॉलेज रोड है या फिर इस्लामपुरा के मुतअद्दिद इलाके हैं, जौहर टाउन के मुतअद्दिद इलाके हैं, फिरोजपुर रोड और वॉल्टन रोड से मुल्हिका जो आबादियां हैं तमाम की तमाम जो है वो इस टाइम पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो हमने देखा कि सुबह से जो है वो इकट्ठा हो रहा है। कहीं कहीं वासा मशीनरी जो है वो काम भी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन नॉर्मली रूटीन यही होती है कि जिस टाइम पर बारिश रुकती है तो उसके बाद से प्रॉपर जो है वो ऑपरेशन क्लीनअप जो है वो शुरू किया जाता है। ताहम आज सुबह बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से लाहौर के 2 अहम अंडरपासेज यानी कि कैंपस अंडरपास और इसके साथ ही साथ जेल रोड अंडरपास जो है वो भी पानी से भर गए और वहां पर भी जो है वो वासा को फौरी तौर के ऊपर ऑपरेशन शुरू करना पड़ा और वहां से पहले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया और ट्रैफिक की रवानी मेन कैनाल रोड के ऊपर भी इसकी बाइस मुतासिर रही है। अगर इसके साथ साथ बात की जाए बिजली की सप्लाई की तो लाहौर के मुताबिक नहर की सूरत हाल बताइएगा, कनाल की वो क्या रही, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो भी बहुत ज्यादा भर जाती है। जी बिल्कुल, पहले देखने में आया है कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब भी इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो लाहौर कैनाल जो है वो भी ओवरफ्लो हो जाती है और उसका पानी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सड़कों के ऊपर आता हुआ जो है वो हम विटनेस कर चुके हैं। लेकिन आज अभी तक इस तरह की सूरत हाल जो है वो कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हुई है, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई। ताहम जो वाटर लेवल है इस टाइम पर लाहौर कैनाल का वो काफ़ी ज़्यादा है और शुनीद यही है कि अगर कुछ देर तक भी मजीद ये बारिश इसी तरह से जारी रही तो जो है वो मुमकिन है कि लाहौर कैनाल का पानी भी जो है वो इस टाइम पर कैनाल रोड के ऊपर जो है वो आ जाएगा और दोबारा से कैनाल रोड भी जो है वो एक दफ़ा फिर से लाहौर कैनाल का ही मंजर जो है वो पेश करनी लगेगी। जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जहां पर ये मुख्तलिफ जो है वो नकासी आपके मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से लोगों को मसाइल का सामना है, तो इसी तरह इसके साथ ही साथ बिजली की जो सप्लाई है वो भी बहुत से इलाकों के अंदर मुअत्तल हो चुकी
चुकी है और लाहौर के काफी ज्यादा फीडर्स ऐसे हैं जिनके ट्रिप होने की वजह से लाहौर के मुतअद्दिद इलाके जो है वहां पर इस टाइम पर बिजली नहीं है और शहरियों को, जैसे कि सुबह सवेरे का टाइम था जब बारिश शुरू हुई और शहरियों ने अपने दफातर का रुख करना था, अपने कामों के ऊपर जाना था, तो बहुत से शहरी जो है वो ये सड़कों के नदी नालों में बदल जाने के बाद जो है वो अपने कामों के ऊपर भी ताकीद से पेश कर रही हैं। और जिस तरह तलहा बता रहे हैं कि कई इलाकों में बिजली भी चली गई है। तलहा, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह किया। तो कमोबेश वही सूरत हाल है जो मुल्क के दीगर इलाकों में है। लाहौर में भी हमें कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में आ रही है जिस तरह तलहा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिजली चली जाती है जब बारिश होती है तो और मसाइल जन्म लेते हैं। मुझे याद आ रहा है वो अंडरपासेस के जब बारिश होती है तो अंडरपासेस में पानी भी भर जाता है एंड देन जो बाइक्स वाले गुजर रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले गुजर रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं अंडरपासेस के पास जाकर। बारिश पानी खड़ा हो जाए तो वो बेचारे कहाँ जाए, तो फिर उनको वैसे ही अपना सफर जारी रखना पड़ता है। तो वो भी खतरनाक है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सोचा लाहौर के बारे में भी आपको बता देते हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर नहीं, हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन भी बताएंगे जहां पर सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात ने तबाही मचा के रखी हुई है। ग्लेशियर पिघलने से नगर खास हुपर सपलतार नाला जो है यहाँ से सैलाब और सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शदीद गर्मी है जिसकी वजह से दर्जा हरारत 48.5 डिग्री तक जा पहुंचा और इस गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघले हैं और उसके बाद आप अंदाजा करें अगर गिलगित जैसे इलाके में 48 टेम्परेचर होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। वही सूरत हाल होगी जो हम आपको फुटेज में साथ साथ दिखा भी रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर फार्म और मौला दादपरी के इलाकों में शदीद लैंडस्लाइडिंग हुई है और इसके बायस कराकरम हाईवे जो है वो बंद हो गई है और शहरियों को वहां पर भी ज़ाहिर है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराकरम हाईवे गिलगित से चिलास तक 5 मकामात पर बंद कर दी गई है जिससे दोनों अतराफ की जो ट्रैफिक है वो भी जैम हो गई है। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, स्पोक्स पर्सन GB गवर्नमेंट के फैजुल्ला फराग साहब, लेकिन पहले हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली बारिशों और उससे होने वाली तबाही के हवाले से। इनकी वजूहात क्या हैं, क्यों हर साल सैलाब आते हैं और गिलगित बल्तिस्तान का ख़ास तौर पर जो इलाका है, खूबसूरत इलाका, वो इतना मुतासर क्यों होता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत हैं फैजुल्ला फराग साहब। कैसे हैं आप सर? वेलकम करेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुलाया और जिस तरह आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की वेदर के हवाले से और वहाँ के हालात के हवाले से। पहली बात तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक डिजास्टीरियस इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ के लैंडस्केप दीगर इलाकों से बहुत मुनफरिद है और डिजास्टीरियस है। वहाँ पे कभी बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो पहाड़ कट के आते हैं, बारिशें होती है तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ कट के सड़कें ब्लॉक करते हैं, कम्युनिकेशन टावर गिरते हैं और पावर हाउसेस डैमेज हो जाते हैं जिससे बिजली का मसला होता है। तो हर साल इसी तरह होता है, लेकिन इस साल इससे कुछ मुनफरिद है। अच्छा। क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और इन्वायरमेंटल चेंजेस वहाँ पे आ गए हैं। आपने देखा होगा कि बदतरीन किस्म की गर्मी वहाँ पे पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका चिलास है जहाँ पर 48 डिग्री पे गर्मी चली गई और पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका डिक्लेयर हुआ उस दिन। और हम समझते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। आपने देखा कि लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि क्लाइमेट चेंज से डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो उस सिलसिले में फिर इंतजामात नहीं, इसके असरात तो पहले से ये एक्सपेक्टेड तो था जी। लेकिन पिछले साल भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज थे, इस साल कुछ ज्यादा हुआ है। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, औकात से ज्यादा हुआ, जिस वजह से वहाँ बदतरीन किस्म की गर्मी, मैदानी इलाकों से ज्यादा गर्मी। आप गिलगित देखें 40+ पे जा रहा है, सिकरदू जैसे इलाके 35 सुपर जा रहे हैं, चिलास से उसके मोहल्ले का इलाके 48 तक चले गए। आप लाहौर, कराची, फैसलाबाद के इलाके उससे कम थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट था क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे। और अभी जो वहाँ पे उसके बाद जो बारिशें हुई, जो टॉपिक है असल, उसके बाद जो सैलाबी रेले आ गए वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेले आ गए जिससे तबाही हुई। कौन से इलाके हैं जरा अगर आप बता दें जो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? हाँ, इसमें देखें, इसमें बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं, गिलगित के भी कुछ इलाके हैं। अच्छा। और ख़ासकर दियमर के कुछ इलाके हैं जिसमें कराक्रम हाईवे 5 से 6 मकामात पर बंद हुई थी, जिसमें आपने गोनर फार्म, गंदलो और लाल पड़ी और जिस तरह चिलास के इलाके हैं, बाबूसर का इलाका है, जो कनेक्टिविटी है, दर्रा है, KPK को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाता है, वहाँ पे सैलाबी रेले आ गए हैं। दारेल तांगिर के इलाके हैं, वहाँ पे सैलाबी
सैलाबी रेले आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, लोगों की ज़मीनें तबाह हुई हैं, अमलाक को नुकसान हुआ है। और वहाँ पे इस वक्त टूरिज्म का सीज़न है, हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ही देखते हैं कि वो आएगी, इंतजामिया आएगी जो उनकी दादरसी करेगी। हुकूमत की तरफ से अब इस सिचुएशन में चले एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सैलाब और पानी आ रहा है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने बिसात से बढ़ के पूरी हुकूमत कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब के अहकामात थे, बारिशों से पहले अहकामात थे, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है और दीगर जो इदारे हैं, उनको हिदायत की गई थी कि वो कबल अज़ वक्त उन इलाकों में लोगों की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए अपने आप को मुतहरिक रखें। क्यों ही बारिशें होती हैं, वहाँ सड़कें बंद हो जाती हैं, हज़ारों टूरिस्ट स्टक होकर फंस के रह जाते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान में पूरी तरह मौजूद है। और इंतज़ामिया को और दीगर मुतल्लिका इदारों को कबल वक्त ये हिदायत दी जाती है कि वो जो ही बारिशें होती हैं, सड़कें बंद होती हैं, लोगों को नुकसान होता है, उनको आप किसी न किसी तरीके से रेस्क्यू करने में, सड़क की बहाली में और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने में। से कोई है? देखिए, वफाकी हुकूमत के डिस्पोजल पे गिलगित बल्तिस्तान, वैसे भी वफाकी हुकूमत की ग्रांट पे गिलगित बल्तिस्तान चल रहा होता है। एक इंतजामी प्रोविंस है गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन ये जो अब इंटरनेशनली अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो पाकिस्तान को ग्रांट मिली है क्लाइमेट चेंज से मुताबिक, तो उसके लिए क्या अगर गिलगित बल्तिस्तान इतना ज्यादा मुतासिर हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, तो फिर अलहदा से कोई ग्रांट दी गई है इस चीज सिचुएशन से निकलने के लिए? पूरी जिम्मेदारियां अदा कर रही है ना, लेकिन जिस क्लाइमेट के नाम पे दुनिया से पैसे लिए जा रहे हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, उसमें हजारों ऐसे एनजीओज हैं, हजारों ऐसे इदारे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की क्लाइमेट पे, गिलगित बल्तिस्तान के माहौल पे, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगियों पे जो पैसे लेके आ रहे हैं उसका तो कोई इम्पैक्ट वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन नाम पर दी गई है क्लाइमेट चेंज के नाम पर, जीबी के क्लाइमेट चेंज के नाम पे ही लिए जाते हैं, जिसमें कई इदारे हैं, अनगिनत हैं, काउंटलेस हैं। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की बात है तो वफाकी हुकूमत ने हर वक्त गिलगित बल्तिस्तान को तवज्जो की नज़र से देखा है और इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसका वफाकी हुकूमत के साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशन है। और जब भी हम किसी इश्यूज पे बात करते हैं इदारों की बात करें ना, डायरेक्टली गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया कोई ग्रांट क्लाइमेट चेंज के नाम पर वफाकी हुकूमत की तरफ से? इस तरह का पर्टिकुलर किस्म का कोई ग्रांट नहीं है, लेकिन माहौलियात के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से फिडल पीएसडीपी में भी और दीगर जो बजट है इसमें भी 12 कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रखे जाते हैं, जिस तरह वहाँ पे दरख्त लगाना है, वहाँ पे मुख्तलिफ दरख्त उगाने के हवाले से डिफॉरेस्टेशन की खबरें आ रही हैं चिल्ला से। बिल्कुल, कुछ खबरें ऐसी है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और हमारी कोशिश है कि जंगल को जो है उसको बचाया जाए और कम है लगाया जाए। अच्छा, इस वक्त कितने सयाह जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और क्या कोई सयाह फंसे हुए हैं, रेस्क्यू करने के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो इसलिए काउंट नहीं हो सकता है कि क्योंकि हर लम्हा वहाँ से गुजरते हैं लोग, लेकिन हज़ारों की तादाद में इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तीनों रीजन्स में, बल्तिस्तान डिवीज़न, देमर डिवीज़न और गिलगित डिवीज़न में इस वक्त टूरिस्ट मौजूद है और कल से मुख्तलिफ इलाकों में टूरिस्ट फंसे हुए थे। अच्छा। ख़ासकर शायराए बाबूसर पे और दियबर की जो हदूद है उसमें जो कराक्रम हाईवे है उसके ऊपर 3-4 जगह पे कराक्रम हाईवे ब्लॉक थी, वहाँ पे टूरिस्ट फंसे हुए थे। उनमें से बहुत सारों को रेस्क्यू किया जा चुका है और एक तरफ से वन वे ट्रैफिक के लिए भी सड़क खोल दी गई है और वहाँ से टूरिस्ट जो है वो अपने मुतल्लिका जो मुकाम है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, ये भी बता दें, कुछ हम देखते हैं जैसे स्वात और दीगर इलाकों में दरख्तों की कटाई जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के नोटिस में इस तरह की कोई चीज़ है? क्योंकि सैलाब जब आते हैं उनमें एक बड़ी वजह जो होती है, दरख्त लगाए तो जाते नहीं उस तरह से, लेकिन कटाई उनकी बड़ी तेज़ी से हो रही होती है। ये डिफॉरेस्टेशन जो है, गिलगित बल्तिस्तान में जंगल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन माजी में इस बेदर्दी से जंगल को काटा गया, जो जिसके असरात आज हम उसको फेस कर रहे हैं। जो नेचर के साथ खेलेगा, नेचर उस आबादी को, पॉपुलेशन को कभी माफ़ नहीं करता। हमने फितरत के साथ अभी आपके नोटिस में नहीं, 1-2 जगहों की खबरें इस हवाले से आई थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने उस पर नोटिस लिया है, उस पर कुछ लकड़ी सप्लाई हो रही थी, उस पर कुछ गिरफ्तारियां भी वहाँ पर हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पर सीरियस किस्म का एक्शन लिया है और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में डिफॉरेस्टेशन की हौसला शिकनी की जा रही है और मैं समझता हूँ कि हम दरख्त लगाने जा रहे हैं और हमें लगाना चाहिए। वफाकी हुकूमत से इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में
दरख्त लगाने के लिए नई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जरूरत है ताकि हम दुनिया के माहौल को बचा सकें और क्लाइमेट को फायदा दे सकें। और एक बात आपके प्लेटफॉर्म से, गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लाखों सयाह हमारे मुल्क से आते हैं, उनके लिए गुजारिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के लैंडस्केप और सड़कें पंजाब की तरह मैदानी इलाकों की तरह नहीं है, इसलिए वहाँ गाड़ियों को चलाते हुए एहतियात करें और लोकल ड्राइवर रखने की तरजीह दें। और उसके अलावा वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, उस हालात के अंदर उनको ये नहीं पता हो तो बारिश होती है तो वो दरिया के किनारे चले जाते हैं या नीचे आकर सेल्फियां बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता ऊपर से डिजास्टर आ जाते हैं। ये बताइए, कोई हेल्पलाइन कायम की गई है उनके लिए? कोई बिल्कुल हेल्पलाइन हर डिस्ट्रिक्ट में भी है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है? अगर वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है तो रोका जा रहा है सयाहों को वहाँ पर आने से कि फॉर नाउ राइट वहाँ पे देखिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है हर एंट्री पॉइंट के ऊपर, और हेल्प सेंटर भी है, पुलिस वहाँ पे मामूर होती है। और इसके अलावा गुज़श्ता दिनों एक टूरिस्ट जो है ना, एक लापरवाही का अंदाजा लगाए, पेशावर की एक फैमिली थी, वो बाबूसट बल्तिस्तान से निकलते हुए 3 दिन गायब रही, घर वालों से डिस्कनेक्ट रहे, कोई रब्ता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने, टूरिस्ट पुलिस ने, वहाँ के इंतजामिया ने CCTV फुटेजेस को कलेक्ट करते करते बाबूसट टाप पे उनको रेस्क्यू किया गया। ये भी ना वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आते, कम्युनिकेशन का भी बड़ा इशू है। तो ऐसे हालात के अंदर टूरिस्ट को चाहिए कि वो कंट्रोल रूम के साथ, घर वालों के साथ राब्ते में रहे और जहां बारिश होती है वहां से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे अचानक ऊपर से सैलाब आ जाते हैं, रेले आ जाते हैं और गाड़ियों को बहा के लेके जाते हैं। इसकी एहतियात की बहुत जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सयाहों को भी एहतियात की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और सारे जो वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल क्या है उस हवाले से फैज साहब बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे। और अब ज़ाहिर सयाह जो वहाँ पर जा रहे हैं उनको भी एहतियात की उतनी ज़रूरत है ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की जान को महफूज बना सके। ठीक है जी, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैसे हुकूमती फैसले की जिसने बज़ाहिर तो सिंध की सकाफती पहचान अजरक को उजागर करने के लिए ये कहा जा रहा है कि खूबसूरत कोशिश की है, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा इसकी बात करें तो ये लाखों शहरियों के लिए इंतज़ामी, माली और नफसियाती मुश्किलात का सबब भी बन चुका है। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए अजरक के डिज़ाइन वाली नई नंबर प्लेट्स को लाजमी करार दे दिया है और इसका इत्तलाक जो है इब्तदाई तौर पर 3 अप्रैल से होना था, लेकिन अवामी दबाव के बाइस डेडलाइन 2 मरतबा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई थी। ताहम इस डेडलाइन के फौरी बाद शुरू होने वाले पुलिस ऑपरेशन ने शहरियों में बेचैनी की ज़ाहिर लहर दौड़ा दी है। सिर्फ कराची में 33 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें और 30 लाख से ज़ायद दीगर गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। सूबे भर की अगर हम बात करें तो ये तादाद 65 लाख से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में नई नंबर प्लेट्स जारी करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इंतजामिया की तैयारी जो है वो नाकिस निकली है। दफातर में लंबी कतारें हैं। ऑनलाइन अप्लाई के बावजूद जो नंबर प्लेट्स की अदम फरामी है और शिकायत का अब जो अजाला है वो नहीं किया जा रहा। लोग कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहां पर लोग लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। तो ये सारे मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर एक्साइज और टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ज्वाइन किया है। मुकेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो नई नंबर प्लेट्स है इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई? जी, ये नई नंबर प्लेट कोई आज या कल में इशू नहीं हुई है। ये 2021 में इसका G2G कॉन्ट्रैक्ट हुआ था NRTC के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और इसको पहली बार जो लॉन्च किया गया था 2022 अप्रैल में, और 2022 अप्रैल से लेकर अभी तक जून जुलाई अपना 2025 तक तकरीबन 20-1 लाख गाड़ियों को और मोटरसाइकिल्स को मिलाकर ये नंबर प्लेट्स इशू कर चुके हैं हम लोग। तो ये कहना कि नई नंबर प्लेट एकदम लाना, मुतारिफ कराना, तो आई थिंक मैं इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करूंगा, क्योंकि ये मुतारिफ हो चुकी है 2022 में, आज से 3.5 साल पहले। और इस वक्त तक तकरीबन 10 से 11 लाख मोटरसाइकिल्स, नई मोटरसाइकिल्स को ये नंबर प्लेट्स इशू भी हो चुकी हैं, जिसमें से 8 से 9 लाख नई और पुरानी मोटर व्हीकल्स को, जिसमें आपकी करोला, सिविक, कमर्शियल बसेस, ट्रक्स, वीगोज, लैंड क्रूजर्स, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं सबको वो भी इशू हो चुकी हैं। तो ये बोलना कि इसको अभी आपने मुतारिफ कराए तो आई थिंक ये बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन चावला साहब, ऑनलाइन भी शहरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर मिल जाए ये नंबर प्लेट, क्योंकि अब एक रूल बना दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद और या फिर एक्साइज के ऑफिस जाने के बावजूद नंबर प्लेट नहीं मिल रही है, तो फिर ये जो फौरी तौर पर जुर्माने हो रहे हैं और गाड़ियों की जब्तगी की भी कुछ खबरें आ रही हैं, ये किस मंतक के तहत की जा रही है? फिर हमने तो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि अगस्त 14 तक जितने भी पुरानी नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिल्स, कार्स, व्हीकल्स हैं, काइंडली आएँ, अपनी नंबर प्लेट्स चेंज कराएं और इस
हवाले से मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हो चुकी है एंड वी विल इंश्योर कि ये 14 अगस्त तक इन हवाले से, नंबर प्लेट के हवाले से मोटरसाइकिल्स को चालान ना किया जाए। हाँ, अगर मोटरसाइकिल्स रोकी जाती है और कोई जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें अगर हेलमेट्स वगैरह है, तो आई थिंक उसको उन लोगों को फौरी फॉलो करना चाहिए लॉ को। और जहाँ तक चालान करना नंबर प्लेट्स के हवाले से है, तो वो 14 अगस्त तक बिल्कुल ही रिलीफ दिया गया है। अच्छा, ये भी कहिएगा, ये नई नंबर प्लेट्स जो हैं इनमें ताखीर अगर हो रही है तो ये फिर जो ठेका है इसको आउटसोर्स क्यों नहीं हुकूमत की तरफ से कर दिया गया? देखें जी, एनआरटीसी एक हमारा बहुत बड़ा इदारा है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एनआरटीसी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सब प्रोविंसेस की नंबर प्लेट्स बना रही है, जिसमें पंजाब भी है, केपीके भी है, बलूचिस्तान भी है और सिंध भी है। तो आई थिंक अगर हम अपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इदारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारा डेटा हमें आपस में शेयर करना होता है। वो एक सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। एंड प्लस आपको पता है कि जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च हुआ है, जो 10,000 कैमरास का, तो ये जो नंबर प्लेट है ये उससे भी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये रीडेबल नंबर प्लेट्स है और जो कैमरास लग रहे हैं रात के अंधेरे में भी वो इन नंबर प्लेट्स को पढ़ सकेंगे। और जो लोग मार्केट आफ्टर मार्केट ये जो नंबर प्लेट्स बनवा रहे हैं, 2 नंबरी नंबर प्लेट्स बनवा रहे हैं, और कुछ लोग चैंपियन बने हुए हैं कि आए हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें, और उन लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द लॉ। अल्लाह ना करे ये जो नंबर प्लेट्स 2 प्लेट्स 2 नंबरी ये जो बना रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी सिचुएशन में वो मोटरसाइकिल यूज होती है, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। जहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हैं डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि इंफ्रारेड होगी, रात के वक्त भी इसको पढ़ा जा सकता है और ये सीसीटीवी कैमरों के साथ भी इंटरलिंक्ड है। लेकिन ये जो आप जिक्र कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक शहरी जो है वो नंबर प्लेट्स मुफ्त में बांट रहा है और ये कह रहा है कि हुकूमत चाहती है कि सिर्फ अजरक का निशान हो नंबर प्लेट के ऊपर, और जहाँ पर वो बांट रहा है वहाँ पर उसके साथ एक पुलिस वाला जो है ना वो भी खड़ा हुआ है एक। तो आपको क्या लगता है कि ये नंबर प्लेट्स इस तरह से बांटना ये ठीक होगा, या फिर वही सारी क्वालिटीज उन नंबर प्लेट्स के अंदर भी होंगी? क्योंकि अगर पैसे पे करने पड़ेंगे तो शहरी तो फिर जायज़ उनका मुतालबा है ना कि एक तरफ आपने हमसे पहले भी जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाए थे तब पैसे लिए, आप दोबारा से फीस ले रहे हैं। बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं है। और जो नंबर प्लेट्स खाली अजरक की बात नहीं है, अगर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये नंबर प्लेट देख सकते हैं तो इसमें देखें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स हैं। इसमें बारकोड भी लगा हुआ है, होलोग्राम भी है जिसमें कायदे-ए-आज़म साहब का मज़ार भी है, इसमें पाक भी लिखा हुआ है, सिंध भी लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान, सिंध, कायदे-ए-आज़म का मज़ार, अजरक एंड प्लस सिंध गवर्नमेंट का निशान भी है इसमें। एंड प्लस इसमें थ्रेड है जिसमें बारकोड है हमारा। इसमें भी अजरक में भी हमारा एक बारकोड है जो पीछे की तरफ छाया है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फीचर है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये एक सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट है, ये कोई आम प्लास्टिक की नंबर प्लेट नहीं है। तो ये नंबर प्लेट को उस नंबर प्लेट से कंपेयर करना बिल्कुल नाइंसाफी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो लोग फ्री होम सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ी देर में आप इनकी एक और साहब, अभी जिस तरह आयशा ने भी बात की, शहरी ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो दे चुके हैं, आप दोबारा नंबर प्लेट्स इशू कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, तो ये फीस फिर आवाम से क्यों ली जा रही है, ये हुकूमत क्यों नहीं दे रही? अगर पुरानी नंबर प्लेट के टाइम पर इन्होंने फीस भरी तो खाली गवर्नमेंट डिफरेंस ले रही है उस चीज़ का। एंड प्लस नई नंबर प्लेट तो उसी वक्त आप जो 1850 की जो प्राइस रखी हुई है गवर्नमेंट ने, आप उसी वक्त पे कर रहे हैं। आप वो नंबर प्लेट्स जो इस वक्त हाजिर में तकरीबन जो 4-1 लाख मोटरसाइकिल्स खाली पिछले 1-1.5 साल में 10-1 लाख मोटरसाइकिल्स जब से नंबर प्लेट लॉन्च हुई है, उनको वो जितनी 10-1 लाख नंबर प्लेट्स इशू हुई हैं वो सब न्यू रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स है। तो इस वक्त जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, नंबर प्लेट हमारे पास एडवांस सीरीज हाजिर है, हम उनको दे रहे हैं और वो अपनी नंबर प्लेट्स लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो पुरानी नंबर प्लेट्स को चेंज करने का है, बिल्कुल उसमें थोड़ा प्राइस का है और इस पर गवर्नमेंट गौर भी कर रही है कि क्या किया जाए। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी गवर्नमेंट के
कि लोगों को जल्द से जल्द ये नंबर प्लेट बिल्कुल करना भी चाहिए गौर, क्योंकि अगर हम पंजाब के साथ इसका कंपैरिजन करें, जब चेंज करने की बात की गई थी नंबर प्लेट्स की तो उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, पंजाब में कोई फीस नहीं ली गई थी, और सिंध के अंदर ये फीस दोबारा से ली जा रही है। तो शहरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ ये ज्यादती क्यों है। एक मरतबा पहले फीस ली गई और अब दोबारा जब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आपने चेंज करना है तो दोबारा से फीस ली जा रही है, तो ये डेफिनेटली एक ज्यादती भी है। मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो इश्यूज़ हैं काफ़ी दिनों से हमारी नज़रों के सामने था, हमने सोचा कि आज इसको भी एड्रेस किया जाए। आई होप आपके सवाल जो हैं वो हम एड्रेस करने की जो है ना हमने पूरी कोशिश की है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। इट्स टाइम टू डिस्कस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मुज़ाकरात होंगे या फिर एहतजाज होगा? जी हाँ, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ। क्या होने जा रहा है अभी तक कुछ तय नहीं हुआ, कंफ्यूजन है, क्योंकि कोट लखपत जेल के असीरों की तरफ से एक मरतबा फिर से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इससे पहले भी एक लेटर, आपको पता है, ओपन लेटर जो है वो लिखा गया था जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा जो इस वक्त जेल में उनकी तरफ से, और कहा गया था कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, बल्कि हमें भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए इन मुज़ाकरात का। लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनसे एक सवाल किया गया इसी सिलसिले में कि मफाहमत बेहतर है या इजाज होना चाहिए, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मुज़ाकरात में कोई ना कोई सूरत निकल आती है तो मफाहमत हो जानी चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होती है। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। अब एक तरफ तो ये सिनेरियो है कि परवेज़ इलाही भी मुज़ाकरात की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया गया है कि अब आपने सड़कों पर निकलना है। बानी पीटीआई की खसूसी तौर पर यह हिदायत हैं कि एक दफ़ा फिर सड़कों पर निकलने का फैसला हो चुका है। लेकिन क्या इस पर भी पंजाब इस बार भी एहतजाज में पीछे रहेगा या फिर एहतजाज में पेश होगा? यकीनन ये एक सवालिया निशान है। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनकी भी अब एंट्री हुई है, और वो इस तरह के नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह मकाम की भी मुलाकात हुई, ये बिल्कुल इंतजार कर रहे थे और उनका जिक्र भी हो रहा था कि मौलाना फजल, खैर उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया था कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट गिराने में साथ नहीं देंगे। बहुत अरसे से वो इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से रेलेवेंट भी हो और दोबारा से उनकी जो शख्सियत है ना, या जो उनका एक स्ट्रेचर है, पॉलिटिकल स्ट्रेचर, वो इंपॉर्टेंस दोबारा से इख्तियार कर ले। तो वो दोबारा से इख्तियार कर चुका है जब से बात की है इस हुकूमत ने कि वो KPK के अंदर गवर्नमेंट जो है ना उसको तब्दील कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन पे बात कर ले तो हमारे साथ पीटीआई के सीनियर सेनेटर हुमायूं अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हुमायूं साहब वेलकम करेंगे आपको शो में। ये बताएगा, एक तरफ जो कोट लखपत में कैद हैं असीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। परवेज़ इलाही से भी पूछा गया, उन्होंने भी मुज़ाकरात के हवाले से बात की है कि एहतजाज नहीं चाहते। तो फिर क्या पार्टी रहनुमाओं की सतह पर भी इस फैसले को लेकर इख्तलाफात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये इख्तलाफात एक चीज़ होती है, इख्तलाफ ये होगा कि मैं कहूँ कि नहीं, मैंने ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, और एक होता है सजेशन कि देखें आप पहले बातचीत कर लें। अब बातचीत जब आ जाती है या जो मुज़ाकरात होते हैं, उसके लिए मुज़ाकरात मैं अपने साथ तो करने से रहा, मैंने मुज़ाकरात किसी के साथ करने, अब मैंने ये देखना है कि वो बंदा है, उसकी जो हिस्ट्री है या वो जिस तरीके से मुज़ाकरात के इससे पहले उस लिहाज ने की है, या क्या उसके पास पावर्स हैं कोई डिसीजन मेकिंग के लिए या नई मेकिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें देख कर फिर इंसान मुज़ाकरात करता है। दैट इज़ वन थिंग। अब बात आ जाती है दूसरी बात कि चलें ये लोग जो हैं जिनके पास इख्तियारात नहीं हैं और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वैसे तो सारे ही नॉन इलेक्टेड हैं वन वे और अनदर वे, लेकिन ये जो नॉन इलेक्टेड सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनके साथ बातचीत चले, फिर भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो हमने वो भी ट्राई किया था। जब हमने ट्राई किया था और उन लोगों ने हमें कहा था कि इन राइटिंग दे दो, तो हमने इन राइटिंग दे दिया था। तो उसके बाद जो उस कमेटी को हेड कर ले थे, वो जो डिस्कशंस की कमेटी को हेड कर रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब, वो आगे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दाएं और बाएं दो मतलब सीनियर लोग थे, एक मिनिस्टर था और एक बहुत सीनियर शख्स थे।
ठीक है। उन लोगों ने वहां पे कह दिया था कि जी ये चीज तो नामुमकिन है। तो जब एक चीज नामुमकिन है और आप उन चीज में बात नहीं करते और वो फंडामेंटल इशू है। मोहम्मद साहब, कल हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो ये कह रहे थे कि हम तो उसी टेबल पर अभी तक बैठे हुए हैं जहां पर मुज़ाकरात चल रहे थे, पीटीआई वहां से उठकर चली गई। बहरहाल जी, हम जो एहतजाज का फैसला किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं कि पहले हम देखते थे कि इस्लामाबाद फोकस होता था कि इस्लामाबाद की तरफ या तो मार्च किया जाएगा, वहां की कॉल दी जाती थी कि वहां पर सबने पहुंचना है। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ हम तरीकाकार देख रहे हैं कि मकामी सतह पर जो है ना सारे एहतजाज करेंगे। ये तब्दीली या स्ट्रैटेजी में तब्दीली क्यों की गई है इस मरतबा? पहले बड़ी तनकीद होती थी पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से, हर से, कि ये जो है ना जो सीनियर लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। पहले बड़ी तनकीद की जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं या जो लोग हैं या जो वर्कर्स हैं वो नहीं। एक तो प्रॉब्लम ये होता था कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद भेजे तो एक मसला होता है, या कराची से आए वो कर ले। अब आपने उसको ये कर समझे कि वो डिसीजन मेकिंग डिवॉल्व हो गई है। अब आपकी जो तहरीक है वो आपकी सूबाई लेवल पे नहीं है, वो आपकी मुल्की लेवल पे नहीं है, वो आपके यूनियन काउंसिल के लेवल पे है, वो आपके वार्ड लेवल पे है। तो हर वार्ड जिसमें 100 घराने होते हैं, हर घराने जिनमें 4 लोग हो जाते हैं, तो आपके तकरीबन ये 400 लोग तो एक वार्ड में हो गए हैं, 10 से 15 वार्ड एक यूनियन काउंसिल में हो गए। तो आप ये समझ लें कि 4 से 5,000 बंदा, 10,000 8,000 बंदा तो रफली आपका एक वार्ड में आ गया, एक यूनियन काउंसिल में आ गया। अब इस यूनियन काउंसिल में आप 400-400, 300-300, 400-400 के छोटे छोटे काफले निकाल ले, 200-200 के छोटे छोटे काफले निकाल ले, और उसके इर्द गिर्द जितनी भी छोटी मोटी बड़ी सड़कें होती हैं वहां पे अभी पार्टी में जो इख्तलाफात चल रहे हैं, हर किसी की अपनी राय है और डिवाइड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ हो सकता है रहनुमा जो है वो शिरकत ना करें एहतजाज में। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ कोई नरमी रखी जाएगी? इस तरह है कि हर एक इंसान, मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, बास के ऊपर प्रेशर होता है, बास के ऊपर नहीं होता है, हर एक होता है। किसी की मजबूरियां होती है, किसी की नहीं होती है। ये कह देना कि वो, हाँ ये जरूर ठीक है कि अगर आप लीड नहीं कर सकते हो तो आप किसी दूसरे को आगे आने दो ना। मतलब मैं आगे जा भी नहीं रहा हूं और आगे जाने भी नहीं दे रहा, दैट इज बैड। तो आप जाने दो। अगर आप आगे नहीं जा सकते हो आप रहो, हो सकता है कल को आप पार्टी में रहो, कल को किसी वक्त भी आपका काम आ जाए। हर एक की एक स्ट्रेंथ होती है, मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी वीकनेसेस हैं। मैं बात चीजें नहीं कर, मैं हल्के की सियासत नहीं कर सकता, वो मेरी वीकनेस है। मैं अपने मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट कर सकता हूं, मैं बातों को विद एविडेंस प्रूफ कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरा तरीका कार कुछ और होगा है। और भी सुखनवर जमाने में अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ वो है। तो आपकी अगर एक चीज वीकनेस है, लेट समबडी जिसकी वो स्ट्रेंथ है उसको आगे आने दो, दैट इज टीम स्पिरिट। बहुत ही आर्टिकुलेटेड तरीके से आपने जो बात किया है, बिल्कुल ठीक बात किया। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं महमद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इस सारी सिचुएशन के ऊपर वो क्या सोच रहे हैं हमें बता रहे थे। एक ब्रेक की तरफ अब जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे आम मेहमानों से। साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं एक ऐसे अहम मसले की जिसको हम अक्सर संजीदा नहीं लेते या इसको मसला समझते ही नहीं है। अनटिल किसी बच्चे की ज़िंदगी जब वो बड़ा होता है, उसकी पर्सनालिटी सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाती है और उसको समझ नहीं आती है कि उसके साथ हुआ क्या है। और फिर जो साइकेट्रिस्ट है उनकी तरफ जाने की बात की जाती है। तो हमने सोचा कि इस इशू को थोड़ा सा ज़रा डिस्कस किया जाए कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी जो है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपका बच्चा जो है वो खुद एतमादी का शिकार क्यों है, क्या उसकी अपनी गलती है या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ऐसे जो बच्चे होते हैं ना आयशा, वो फिर सवाल करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जब वो सवाल करते हैं कहीं ना कहीं से उसको स्नब कर दिया जाता है या उसकी बात को सुना ही नहीं जाता, और दूसरों के साथ फिर घुलने मिलने में भी उनको मसला पेश आता है। इसको तो कुछ नहीं पता। हाँ, इसी तरह के रवैये होते हैं नॉर्मली बड़ों के कि ये बच्चा, इसको क्या पता। या उसको अगर कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं, उसको भी तनकीद की जाती है, भाई बस करो, तुम हर वक्त सवाल ही करते रहते हो। तो सवाल करना तो हालांकि
कि अच्छी बात है कि उसका जहन खुले, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर बर वक्त इदराक इन सारे मामलात का ना किया जाए तो फिर मुस्तकबिल जो है वो उन बच्चों का वो उन पर सवालिया निशान हो सकता है, वो तालीमी, समाजी और पेशा वाराना ज़िंदगी में भी मुतासर हो सकते हैं। ये रवैये उनके मुतासर कर सकते हैं। बच्चों में एतमाद की कमी के पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि वालिदैन का रवैया हो सकता है, तालीमी दबाव हो सकता है, दीगर बच्चों से मवाजना या मुसलसल तनकीद भी, जिससे पे हम बात करें। मवाजना है ना, आपको पता है वो तुम्हारे मामू की बेटी ने ये कर लिया, तुम्हारे मामू के बेटे के इतने नंबर आए थे, या तुम्हारे मामू का बेटा, फुप्पो का बेटा ये कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है। ये चीजें जो है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को तबाह करके रख देती हैं। एंड देन कंपैरिजन जहां पर आता है तो फिर कॉन्फिडेंस जो है ना फिर वो निकल ही जाता है। एक फ्रेंच राइटर है सेंट एक्सुपेरी, वो कहते हैं कि हम बच्चों से उनका तखय्युल छीन लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बचपना जो है ना वो उनके हाथ से निकल जाता है। तो हम कैसे अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए कि बच्चे जो हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहे, उनका बचपना भी बरकरार रहे। क्योंकि अगर बच्चे फौरी तौर पर एडल्ट्स की तरह और मैच्योर होकर बात करने लगेंगे तो ये कोई कामयाबी वाली बात नहीं है। बच्चों का बचपना बरकरार रहते हुए कॉन्फिडेंट हो जाना ये कामयाबी होगी। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ लाइफ कोच हैं शीरी नकवी साहिबा, मेरी फेवरेट हैं और हम अक्सर उनको बुलाते हैं अपने शो में, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि जब भी बुलाते हैं तो वो आ भी जाती हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, जबरदस्त, थैंक यू। जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं। ब्रेक में भी मैं आपको यही बात कर रही थी, हम बच्चों का तखय्युल छीन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें नजर भी आ रहा होता है कि बच्चे जो है ना उनके अंदर खुद एतमादी की कमी है। आपके नजदीक आपने क्या ऑब्जर्व किया है? अगर हम अपने माशरे को देखें, कौन सी चीज ऐसी है जो बच्चों के एतमाद को कम करती है? आप दोनों इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आपको मुझ जैसे लोगों की क्या जरूरत है? सारा कुछ तो आपको ऑलरेडी पता है। जो 2-3 चीजें आप कह गए हैं, नहीं, हमने तो आपसे रहनुमाई लेनी है, हम तो सीखेंगे आपसे मजीद। यू आर द एक्सपर्ट हियर। नहीं, एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो सकता। इतना इंसान में वेरिएबल्स होते हैं। खैर, बच्चे पैदा होते हैं दलेर, बच्चे पैदा होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ये रूहानी होते हैं, हम रूहानी होते हैं जब पैदा होते हैं। जो भी डर, घबराहटें होती हैं वो हमारे अंदर डाली जाती है। यहाँ तक कि तासुब के पाक से पाक बच्चा पैदा होता है, तासुब भी हम उसमें डालते हैं। तो जब भी बच्चा कुछ अटेम्प्ट करता है, देखिए 3 महीने का बच्चा नियत बनाना शुरू करता है, एनालिसिस एंड डिसीजन, 3 चीजें वो 3 महीने पे करना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं इसको क्या पता है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। सब कुछ बच्चा समझ रहा है आपके टोन के जरिए। आपकी टोन में अगर आए, वैसे भी अगर आप समझे कि उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश कुछ नहीं समझ रहा बच्चा, तो आप कहें शाबाश, दिस इज वेरी गुड, यू आर वेरी ब्रेव, तुम दलेर हो। वो उसके अंदर ये टोन के जरिए समझ आ रही है, क्योंकि टोन में नियत होती है। इसके अलावा अगर आप कहें नहीं मत करो, कुछ हो जाएगा, हुगी की, गुर्सी की, मैंने गाना बनाया इस पे, पश्तो में, पंजाबी में, उर्दू में। हम इतनी हर जबान में अपने बच्चों को कूट कूट के उनके अंदर एक बहू डाल देते हैं। वो कदम उठाते हैं, हम कहते हैं बहू काटेगा, जिन है उधर, पता नहीं ऐसी खौफनाक चीजें। मेरा पैगाम है पेरेंट्स को, उस बच्चे की पूरी जिंदगी, चाहे वो अडल्ट हो जाए, बूढ़ा हो जाए, वो उसके साथ रहते हैं। और उसके बुढ़ापे में ये दियो जो है ना, ये और बड़े हो जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे में लोग ऐसे। और कितनी अच्छी बात आपने की है शीरी आपा, कि वो बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता, बहुत छोटा है, शीर ख्वार जिसको हम कह सकते हैं, वाकई में आप उसके सामने थोड़ा सा गुस्से में ऊंचा बोले ना, तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक के ना देखने लगेगा। एंड देन जब आप उससे प्यार से बात करें तो फिर वो नॉर्मल होके, अगर वो हंस सकता है या थोड़े से रिएक्शन दे सकता है, वो कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है इस मामले में। चलें जी। अच्छा शीरी आपा, ये भी बता दें कि कोई साइंस होते, कैसे पता लगता है कि बच्चा जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है? कुछ अगर 2-3 साइन बता सकें आप। ये छोटे बच्चे में अटेंशन सीकिंग के सिम्टम्स आ जाते हैं। वो जब अटेंशन मांगते हैं तो कभी उनको मिलती है, वो रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। इसके लिए कभी कभी वो चीजें तोड़ते हैं या दीवारों पे लिखते हैं, जो हम कहते हैं ना गंदा बच्चा, वो उनको स्ट्रोक्स मिलते हैं। स्ट्रोक्स होता है आई, यानी उनको एफर्मेशन या वैलिडेशन मिलती है। अब जिंदगी भर में वो
नेगेटिव स्ट्रोक्स के लिए भी एक पैटर्न उसकी जिंदगी में बन जाता है, जो कंटिन्यूअसली बड़े होके जॉब में भी गलतियां करके या किसी की गीबत करके, ये सारे जो बाद में निकलती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जब वो टीनेज की तरफ आते हैं बच्चे, इवन बिफोर दैट 8-10 साल के, तो कंधे झुकना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे लड़कियों के। लड़कियां झुकना होती हैं, आंखें नहीं मिलाते। हम लोगों को स्कूल में बच्चों को सिखाते कैसे हैं? 5 चीजें आपने करनी है। नंबर 1, सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, क्योंकि आप जमीन की कोर से एनर्जी लेते हैं अपनी कॉन्फिडेंस की, और खून अच्छा बहता है। नंबर 2, आंख में आंख डाल के बात करें। जो बच्चे नहीं देखते आंखों में, या बड़े भी नहीं देखते, वो बता रहे होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस वीक है। एकदम आंखें शिफ्टी कहलाती है इंग्लिश में, शिफ्टिंग आईज। नंबर 3, जब बात करें 25% ऊंचा करें। अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे एक दूसरे के साथ खुसड़ कर लेंगे, ऊंचा नहीं बोलेंगे, आता उनको सब कुछ है, लेकिन डर है कोई सुन ना ले, ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि इतनी बेइज्जतियां हो चुकी हैं। और चौथी चीज है कि आपने तेज चलना है। बच्चे स्लो जो चलते हैं, रींग के, कॉन्फिडेंट लोग सीधा होते हैं। एक श्री आप ये जो अब सारी अलामात या सिम्टम्स बता रही हैं ना, मेरे सामने जो मेरे घर के बच्चे हैं ना, वो आ रहे हैं। कुछ के बारे में मैं कह सकती हूँ, उनकी आंखों से पता चलता है, उनकी आंखों में रौनक हमें नजर आती है, एक ब्राइटनेस हमें नजर आती है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है या लो कॉन्फिडेंस है, तो वो खामोश भी होते हैं, एंड देन आंखें नहीं मिलाते, या फिर उस जगह पर मौजूद नहीं रहते जहाँ पर सारे बैठकर बात कर रहे हैं या बाकी बच्चे। तो फिर करना क्या चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि 8-10 साल की उम्र में भी या 12 साल तक की उम्र में भी बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन क्या वहां से चीजें ठीक करना पॉसिबल है? मैं उन तमाम लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको अब समझ आ रही है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है ना उसको बहाल करें। क्या किया जा सकता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लास 6 तक जब बच्चा पहुंचता है तो उसकी ओरिजिनल शेप तबाह हो चुकी होती है मुकम्मल तौर पे, और वो दुनिया के लिए हम उसको तैयार कर देते हैं। और दुनिया क्या है, लोग क्या कहेंगे। शुरू से मॉडलिंग, इसके लिए मैंने एकेडमिशियंस के साथ बात की है, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात की, किताबें पढ़ी हैं। पेरेंट्स हैव टू रोल मॉडल। अगर फॉर एग्जांपल माँ बाप का आपस का रिश्ता, अगर उसमें ट्रस्ट है, या वो आपस में लड़ते हैं, आपस में बदगुमानियां करते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे की रूह को पीछे हटा के उसके ईगो को फीड करती है, और वो फियर में चला जाता है। सो मॉडलिंग, अगर माँ कॉन्फिडेंट होती है, मजे से गा रही है, झूमते झांपते घर के काम कर रही है, या फिर क्या गालियां देकर बुरी, ये सारी चीजों के बच्चा देखता है, ऑब्जर्व, बच्चा देखता है, और बच्चा जो है ना वो ऑब्जर्व करता है। जिस तरह अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, जो बड़ों को करते हुए देखता है। अच्छा, जो कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं पेरेंट्स बच्चों में, कजन्स के साथ कर दिया, या किसी भी क्लासमेट के साथ कर दिया, या घर पे ही अगर बच्चे हैं उनके साथ कर दिया, बहन भाइयों में, ये कितना डैमेजिंग है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए? बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीका है बच्चे को डैमेज करने का। लेकिन पेरेंट्स को भी उनके बचपन में भी कंपेयर किया गया था, तो उनको कोई और रास्ता ही नहीं आता। वो एक रटा हुआ सबक उधार में चलते चले जा रहा है, चलते जा रहा है। ये आपने उसका मुआवजना करना, मतलब और कुछ नहीं मिलता। आप नबियों के साथ मुआवजना करें ना, आप बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स के साथ बेंचमार्क्स बनाएं, उसके साथ करें। ये क्या बात हुई कि जी मामू के बेटे ने इतने नंबर ले लिए तो तुम्हारे क्यों आए? आप कहें कि आपके पोटेंशियल के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं। जब आप कोई बच्चा मुड़ के कहे अब्बा मामू की गाड़ी देखें, आपकी गाड़ी देखें, उनकी कितनी बड़ी है, आपकी कितनी बड़ी है, बच्चे भी ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा आपा, ये जो हम देखते हैं कि दो एक्सट्रीम्स हमें नजर आती हैं, या तो बहुत ज्यादा बच्चों को रोकना टोकना हर चीज के अंदर, वो बोल भी रहे हैं तो चुप कर जो, बड़ों के दरमियान नहीं बोलते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आपको देखकर बात करनी चाहिए, बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दूसरी तरफ हमें वो नजर आते हैं लोग जो बिल्कुल ही नहीं रोकते टोकते, और समटाइम्स बदतमीजी भी बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो उसको कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे होते हैं। इन दोनों एक्सट्रीम्स को भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। बाउंड्रीज की बात है कि कहाँ सेट करें। अगर माँ बाप को खुद अच्छा लग रहा है, मतलब उनको अंदर से, माँ बाप भी अपने सेल्फ के साथ इन टच नहीं होते ना। देखिए मेरा बचपन बहुत सारा अकेला गुजरा। अकेले में मैंने अपनी आवाजें सुननी सीखी।
बजाय के जमाने की आवाजें। मुझे खुली छुट्टी थी कि मैं जो मर्जी खेलूं, दरख्तों पे चढ़ूं, जिधर मर्जी आग लगा के हम हांडियां पकाते थे। अकेले में रिफ्लेक्शन बच्चे के लिए इतना जरूरी है, बजाय कि सारा वक्त किसी और, आप स्कूल में जाएं, आप किसी के साथ हैं, घर में, लेकिन बच्चे को अपना टाइम भी मिले जहां वो अपनी, उसकी आवाज क्या होती है, जमीर की आवाज जो ओरिजिनल होती है। कहते हैं गॉड इज स्पीकिंग एंड नो वन इज लिसनिंग। ये आवाजें बच्चन में भी होती हैं। कॉन्फिडेंस वहां से शुरू होता है जब वो अपने हाथों से अचीवमेंट करते हैं कुछ बना के। इसलिए बच्चों को हॉबीज जरूरी हो। हम क्या कहते हैं माँ बाप, क्या हॉबीज, क्या गंद खिलारा है घर में। अरे ये गंद नहीं है, ये उसका जहन पड़ रहा है। खुदारा हॉबीज बेतहाशा जरूरी है। माँ बाप ये बड़ी इंपॉर्टेंट हॉबीज को हॉबीज का होना बड़ा जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, जरा उनसे जान लेते हैं। याहिया हमें ज्वाइन करें। याहिया, ये बताइए आज आपका सवाल क्या है या कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा मौजूद है। देखिए आयशा और अनम दोनों को बहुत सलाम हो, लेकिन बिलीव मी और नॉट, जब मैं शीरी आपा को देखता हूँ तो आई लर्न अलॉट। और इनकी बात नहीं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका हंसना, हर चीज में एक आदमी सीख सकता है इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है। और आयशा मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आपके पीछे भी बड़ी सपोर्ट रही है जो आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस से प्रोग्राम करती हैं। मेरे 2 बेटे हैं आयशा, मेरे 2 बेटे हैं और मैं बड़े हैं, लेकिन मैं इनसे बहुत फ्रेंडली, और यकीन करें मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है और वो हर जगह खड़े होकर, अगर मैं नहीं भी घर में, मुझे पता है अगर मैं नहीं हूं तो लोगों को हैंडल कर सकते हैं। देखिए बात ये कि हाथ मिलाने से लेके गले लगाने तक आप कितना कॉन्फिडेंस। अब कुछ बच्चे होते हैं इतना ढीला हाथ मिलाते हैं, लगता है कि वो पता नहीं, मतलब मुझे ऑकवर्ड लगता है। मैं जब मैं बच्चों से कहता हूँ भाई जरा हाथ टाइट करके पकड़ो, पता तो चले कि तुम हाथ मिला रहे हो, तो ये भी कॉन्फिडेंस देने का तरीका है। अब मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि देखिए मैं तो खैर कंपैरिजन करता ही नहीं अपने बच्चों की। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है ना कि एक बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है और दूसरा जरा उससे कम पढ़ रहा है, तो हम इस दौर में लग जाते हैं कि बच्चों को बहुत इरिटेट करते हैं, यार तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा पढ़ा, तुम नहीं करे, तुम क्या। भाई हर बच्चा ए ग्रेडर नहीं हो सकता। वाई कांट वी अंडरस्टैंड दैट? एक तो ये उन माँ बाप को अब समझाएं कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, एक अभी आयशा ने सवाल किया, आई वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन टू, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है बच्चों में, आप ज्यादा उनको वो करते हैं, तो उसको बैलेंस, हाउ कैन वी बैलेंस दैट? बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बहुत वैल्यूएबल आपका जो है ना एडिशन आपने किया है इस टॉपिक के अंदर। एक और हमारे पास लाइव कॉलर हैं सक्खर से, सकलैन, आप बताइएगा क्या सवाल है आपका या क्या ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा, सकलैन हमारे साथ नहीं रहे, बड़े अच्छे सवाल, कोशिश करें सकलैन दोबारा से कॉल करें, हम आपकी कॉल जरूर ऐड करेंगे। शीरी आपा, वही सवाल जो मैं भी कर रही थी और बड़ा अच्छा उन्होंने वैल्यू ऐड किया है हमारे इस टॉपिक के अंदर याया ने। जी देखिए, कहते हैं कि गुड इज द एनिमी ऑफ एक्सीलेंस। हम हर बात में बच्चों को जो कहते हैं गुड जॉब, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो क्या बच्चा होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि मुझे फीडबैक क्या आ रही है। इसमें से काम की सदाकत निकल जाती है, बिल्कुल जैसे आप जानमाज पे नमाज पढ़ें और कहें ओ मुझे जन्नत मिलेगी। एप्रिसिएशन को भी तो कहा जाता है कि बच्चों को एप्रिशिएट भी तो किया जाना चाहिए, फिर ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है बच्चों को एप्रिशिएट करने का? आप कहें कि वेल डन इज इनफ, गुड जॉब। और कौन सी चीज वेल डन? आप कहें कि रंग बड़े अच्छे लगाए हैं तुमने इस पेंटिंग में, आपने ये होमवर्क जो किया इसमें ये मिस्टेक्स जो आपकी उससे आपने सीख लिया। उस बात पे बात करें जो उसने किया, बिहेवियर ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ लेबलिंग इट विद समथिंग। अब वो गुड जॉब कह के बच्चा समझते है मैं तो पहुंच चुकी हूँ, मैं तो पहुंच गई हूँ। और बड़े भी लोग यही समझते हैं जी मुझे तो सब आता है, आई एम फाइन। डिनाइल में चले जाते हैं कि भाई अभी बड़ा लंबा सफर है। तो आप बिहेवियर की माँ बाप बात करें, बच्चा क्या अच्छा कर रहा है उसको एग्जाम्प्लीफाई करें, ताकि वो बच्चे उसके लिए वक्त चाहिए ना शीरी आपा। मसला ये है कि आजकल पेरेंट्स के पास आजकल वक्त नहीं होता। लाइव कॉलर है हमारे साथ जी, लाहौर से हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, अक्सा है हमारे साथ। जी अक्सा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है, बात ये है कि जैसे पेरेंट्स बार बार बच्चों को ये कहते हैं कि आप ये काम कर ले, ये काम कर ले, वो इंतहाई बुरा मुंह बनाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं? यानी बच्चे को कह दिया बेटे चाय में, बैठा हुआ बच्चा काम कर रहा है अपना, ठीक है। अब देखिए हम मशरकी लोग हैं, हमारी माओ ने तो हमें इतना कहा था
जैसे एक बात पे बात सुननी है, लेकिन हम अपने मम्मियों की एक बात पे बात सुनते थे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो 2 से 3 मिनट पर शक्ल बना के दिखाएंगे और उसके बाद जो है ना वो हमें कहेंगे कि अच्छा जी हम उठ के काम करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएं क्या उसको कैसे डील करना है। ठीक है, आपका सवाल आ गया जी। श्री आपा, बच्चे मुंह बड़ा बनाते हैं आजकल की जो जेनजी आई है, ये कह रही है कि ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स हैं, क्या करना है? बनाने दे वो आप घास ना डालें हर मुंह बनाने पे, जो है सो है। डिसिप्लिन अपनी जगह है, बाउंड्रीज समझनी चाहिए, उनसे डिस्कस करें, बात करें, बेटा क्यों बना रहे हो, ये तो हम भी करते हैं, आपने भी करना है। सिर्फ आप दुनिया में नहीं है, और लोग भी हैं, मुआशरा भी है, अपने सब कुछ को लेके चलना है। थोड़ा सा मुंह बना के फौरन सवाल ना करें, जरा वो लम्हा गुजर लेने दें। जैसे गुस्से में होता है, गुस्से में कोई एक्शन ना करें, जरा वो लम्हा गुजर लेने दें, सांस ले, उसको सोचने दें, फिर उस पे उसको वो ना करें, रेप्रिमांड ना करें, बात करें। हम लोग बात नहीं करते, हम भी रिएक्ट करते हैं, इमोशन को इमोशन से रिएक्ट करते हैं, तो दोनों बंद होके बस कुटी लगी रहती है दोनों की। अच्छा श्री आपा, इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा ऐड करूंगी कि हम जो है ना उसी ऐनक, एक ही ऐनक के साथ हर जनरेशन को नहीं देख सकते हैं। हमारे से ऊपर वाली जनरेशन कहेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ और सिखाया, तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका तरबियत करने का तरीका जो है ना वो भी उसी तरीके से तब्दील होते रहना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया। लेकिन वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू सेम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत शुक्रिया। श्री नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मारूफ लाइफ कोच। हमेशा की तरह बहुत ही उनके जबरदस्त किस्म की हमारी डिस्कशन रही है, और ये जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है ना कि अपने आप के साथ रहने वाली, ये बड़ी ज़रूरी है। हमारे उस्ताद हैं हमें जावेद साहब, वो ये बात करते हैं कि अपने आप के साथ रहा करें। अपने आप के साथ रहने वाला इंसान जो होता है वो बहुत सोशल होता है। मुझे कभी कभी लगता है हम इस तरह के सोशल इश्यूज पे अक्सर बात तो कर ही रहे होते हैं। आजकल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई है। अभी जिस तरह श्री आपा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा भी उसको प्रेज नहीं करना, ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस ऐसा ही ना हो जाए कि वो उसको लगे कि मैं तो सब सही करता हूँ, और बहुत ज़्यादा उसको उसका कॉन्फिडेंस नीचे भी नहीं करना। मतलब बैलेंस करना बड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो गया है आजकल के टाइम में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिसर्च पूरी करें, अपना एक्सपोजर जो है ना वो भी बच्चों की तरह रखें, ताकि आप बच्चों की लैंग्वेज भी बोल सकें। मैं वो उस लैंग्वेज स्लैंग्स की बात नहीं करी, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको किस तरह का शहरी बनाना चाहते हैं। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं, उन शहरियों की बात करते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की बात कर रही हूँ, जिसने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स में शानदार खेल पेश किया है और किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दिया। अच्छा, और अपने ग्रुप में भी उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर फतह नहीं थी, बल्कि एक एतमाद, आज़म और टीम स्पिरिट की मिसाल थी, जो हमारी खवातीन खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखा दिया है, करके दिखा दिया है कि हम विमेन पावर। यस, विमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगरचे पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो कारकर्दगी अगले मरहले में रसाई के लिए काफी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने 3 में से 2 मैचेस जीतकर ये साबित कर दिया है कि हमारे पास सलाहियत भी है, हौसला भी है और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आगे बढ़ने का जज्बा भी मौजूद है, और कौमी टीम मुस्तकबिल में मजीद बड़े इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हम बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और इस तरह की खिलाड़ियों को और इस तरह की टीम को जब हम देखते हैं तो हमारी उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ कौमी टीम की कैप्टन मारिया खान इस वक्त हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। मारिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, और क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है हमारी फुटबॉल टीम, और इसके साथ हमें गोल कीपर जियाना जिवराज जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम वेलकम करेंगे। जियाना, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्या ही ज़बरदस्त खेल रही है टीम। बताइएगा अभी तक की जर्नी कैसी रही है आपकी, मारिया? Ji, no, assalamu alaikum. Thank you so much for having us. It was a great experience, and I think we were able to make Pakistan proud, and inshallah this is just the beginning. You did indeed, इसमें कोई शक नहीं है। मारिया, ये बताइएगा कि अभी तक की जर्नी के अंदर आपका सबसे मुश्किल मैच जो है वो कौन सा रहा, या चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा ज़रा आप बताना चाहें तो।
Gee, I mean, you know, in football, in any sport, there's always going to be challenges. And, you know, with how things are in Pakistan for football at the moment, it's not easy for, you know, men's players or women's players. So, you know, for us to go out and get the result as a team and, you know, really stay together despite the first game, and, you know, for our coaches to come and set us up differently in the second game, and, you know, for us to be able to adjust quickly, it was a special time. Difficult time, but special time. स्पेशल टाइम तो पाकिस्तानियों के लिए भी है जिन्होंने जो आपकी कामयाबी को देख रहे हैं। ज़ियाना की तरफ चलते हैं। What kind of mindset is important for the team and for a betterment of the team and better performance? Yeah, I think, you know what, like a lot of us come from different backgrounds, but I think that us coming together and just believing that we have the ability to do it and be able to put on for the nation of Pakistan is very important. I think it's difficult, as Maria said, like a lot of us don't really have the support sometimes from the nation, but I think just supporting each other as a team is very important, and I think we went in and did that. So. Right. And Diana, how do you see the potential in Pakistan and Pakistani women if we talk about the football? Yeah, so I think we went in with very, very little preparation, and so I think that in itself shows that with some more preparation and more time together as a team, I believe that we can be very, very good and challenge some of the best teams in the world, honestly. And Maria, what do you think? Which team was the toughest in this tournament? Oh, definitely Chinese. Our group. Yeah, I mean, it was our first game, so I think that made it more difficult. And then being that they're a very high-ranked team, but I think that if we face them again in the future, we could do very well. Right. And any support did you get from government of Pakistan? Honestly, I'm not so sure, but I do think that over time, like PFF was very, very helpful, and also the nation, because they saw that what we were capable of. So I think that if we continue to get the support of PFF and the organization, we'll be able to get the platform to do the things that we need to do. Right, right. And Maria, I would like you to answer this question. What kind of challenges do you think Pakistani football women team is facing right now? And what can the government do to make this better and, you know, to get better results? Gee, it's a good question. And being very direct, we need the government of Pakistan, you know, whether it's the sports board, whether it's, you know, the prime minister's office, whoever it is, we need them to work directly with PFF, right? And there needs to be a strong relationship between the two entities so that we can really, not just for women's football, but for men's football and women's football in the country to be able to grow. Because currently at the moment, there's no opportunities, there's no pathways. And again, it's not just for football, right? It's a lot of sports, right? Where, exactly, you know, there's a lot of athletes in the country that have amazing talent, and that talent is not able to grow and flourish because there are no pathways. So we really need our government to come together with the, you know, governing bodies of the sports to be able to help athletes, because that's what we need. And what about the funding? Do you get the funding for this sport, and the sponsorship, if we talk about, do you get the private sponsorship as well? At the moment, no. We're solely relying on FIFA funds. So currently there's no funds coming from the government of Pakistan to support women's football or men's football. तो ये फिर लूप होल्स हैं ना जहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट की खास तौर पर क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से तो आप राइट बहुत शुक्रिया। मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी, कौमी टीम की कैप्टन, और गोलकीपर ज़ियाना जीवराज भी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने एक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको एक मरतबा फिर से हम मुबारकबाद भी देंगे, और आई होप जो कंसर्निंग हल्के हैं और गवर्नमेंट है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन तक ये इस्तदा है दोनों खिलाड़ियों की, वो पहुँच चुकी है कि फंडिंग की भी ज़रूरत है, गवर्निंग बॉडीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो एथलीट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। खास तौर पर खवातीन जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे कम फंडिंग है और कम सपोर्ट है, उसके बावजूद अच्छा काम कर रही हैं। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहा है जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं रहा, क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली है वो एक माहौलियाती मसला नहीं रहा, अब ये एक मौशी और इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रवां साल के सिर्फ चंद महीनों में शदीद बारिशें और मौसम की शिद्दत से कम
72 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और इसके साथ साथ मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क पे है। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है, वहाँ पर भी सैलाब की सूरत हाल है। इसके अलावा फसलों को ये मौसम जो है वो कितना मुतासर कर रहा है, इसकी पैदावार में कमी हो रही है, सड़कों, पुलों और घरों की तबाही और शदीद मौसमी वाक़यात की बढ़ती हुई तादाद भी यकीनन एक कंसर्न है। ये सब कुछ हमने बात करनी है। आपको पता है कि मनी मैटर्स हमारा ये सेगमेंट है, तो मनी मैटर्स के ऊपर हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया फरहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आप जबरदस्त क्लाइमेट चेंज पे डिप्रेसिंग होता है मामला। कोई प्लान है हमारे पास? ठीक है, हमारे पास इमदाद तो आ जाएगी। दुनिया एक 10 साल का जो मंसूबा बनाया गया है जिसमें 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे थ्रू वर्ल्ड बैंक, उसके लिए हमने प्लान बना लिया है कोई? उस 20 अरब डॉलर में से हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने पब्लिकली ये बताया कि 1/3 क्लाइमेट चेंज के लिए, मौसमियाती तब्दीली के लिए, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे तखमीना है 25.5 करोड़ अफराद का, ये दो चीज़ें हमारे लिए, हमारे वजूद को ख़तरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये सारी की सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन जो फोकस होना चाहिए, और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये जो दो शोबे हैं, अगर हुकूमत सब कुछ छोड़ छाड़ के और इन पे ही फोकस करे चंद साल के लिए, आइंदा चंद साल के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी एमरजेंसी है, तो वो कई माहिरीन की राय में वो बेहतर एक हिकमत अमली हो सकती है, बजाय इसके कि इसके साथ वो मोटरवेज भी चल रही हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सब चैलेंजेस क्या हैं? ठीक है, मसले सबको पता है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, रुकावट क्या आ रही है? हर साल हम ये देखते हैं कि सैलाब पाकिस्तान में आते हैं और कई कीमती जानें चली जाती हैं, माली नुकसान लोगों को इतना होता है, हुकूमत अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पा रही? वो इसलिए मेरे ख्याल में जो गैप्स आ रहे हैं, जो गैप्स नज़र आ रहे हैं, उनमें एक तो बहुत बड़ा गैप हमारी ज़राअत का है। अच्छा, गुरबत भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि 40% आबादी आपकी सतह गुरबत से नीचे है। तो सूरत हाल ये है कि आप देहाती इलाकों में ख़ास तौर पे चले जाएं, तो वहाँ पे उन देहातों समेत, उन वैसे ऐसे गांव समेत जहाँ पे सुई गैस के मीटर लग गए, लेकिन वहाँ पे अभी तक पूरी तरह गैस नहीं आती, वहाँ पे लोग दरख्त काट रहे हैं। और इस पे बहरहाल कहने को एक ज़माने में बड़ा एक मौसर निज़ाम होता था फॉरेस्ट गार्ड्स का, लेकिन अब वो फॉरेस्ट गार्ड्स वहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र नहीं आते। कागज पे हो तो मुझे तजावुज़ात का भी मसला अपनी जगह पे है, नालों के ऊपर तजावुज़ात तजावुज़ात का भी बहुत बड़ा मसला है। अब देखिए, पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र हुआ था, उसने बिल्कुल कुछ एडअप नहीं किया हमारी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। देखिए, वो 10 अरब दरख्तों का तखमीना या उनका टारगेट ही गलत था, क्योंकि 10 अरब तो एक बहुत बड़ी तादाद होती है। 40-50 करोड़ ही लग जाते हैं, अगर उससे भी तो बड़ा फर्क पड़ता है, आधा ही हो जाता। वो आधा तो खैर नहीं हुआ, निस्फ तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक फोकस हुआ। लेकिन किस किस्म के दरख्त लगाने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और पाकिस्तान में इस पे कब अच्छी मौसर तहकीक हुई थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मसलन R&D का हमारे पास बजट ही नेगेटिव में, आपको पता ही है, हम बजट में कवर करते रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम ऐसे हरफन मौला हैं बतौर कौम कि हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं। मसलन शहर इस्लामाबाद में आज से 50-55 साल पहले मलबरी, जापानीज़ मलबरी जो हुआ था, आज तक वो सिर्फ 1 या 2 साल थे जब मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को भी वही एलर्जी थी जो बाकी शहर में लोगों को होती है ये बाहर के मौसम में। तो तब CDA ने कोशिश की थी उन्हें काटने की, लेकिन वो फिर 2 साल गुजरे, उसके बाद वो जापानीज़ मलबरी फिर हो गए। अच्छा, लेकिन अभी दूसरे ममालिक को, अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें, इंडिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, ये क्लाइमेट चेंज का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इफेक्ट ज़रूर ज़्यादा हो रहा है। दीगर ममालिक इस पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, और हमें क्या उनसे सीखना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरे से ये पूछें कि जी इन ममालिक में, हमारे ख़त्ते के ममालिक में कोई ज़्यादा कामयाब है या किसी को बहुत बड़ी कामयाबी हुई, तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें रिलेटिव हैं। चाइना में तो बीजिंग में काफ़ी काम हुआ भी है, वहाँ की आबो हवा, स्मॉग वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया गया वहाँ बिल्कुल, और लेकिन भी अच्छे आए, रिजल्ट्स भी अच्छे आए जी। लेकिन चाइना के ऊपर अभी भी बैनुल-अक़वामी सतह पे इल्ज़ाम लगता है, ये जो बुरी किस्म की गैसेस ख़ास तौर पे रेफ्रिजरेटर से
अब उन्होंने कम करने की कोशिश की है कि वो टेक्नोलॉजी जो है उसे तकरीबन वो ख़त्म करने पे ले आए हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत वसी और अरीज़ मुल्क है। अच्छा, फिर हमारा आबादी बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है। फिर हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो कि बिल्कुल उनके साथ लगता है, यहाँ पे हमें जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिस तेज़ी से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। एक ज़माने में तखमीना था कि तकरीबन सरकारी तौर पे कि तकरीबन 7200 ग्लेशियर्स थे। आज की तारीख में कहने वाले ये कहते हैं कि वो उनमें से कई जो हैं वो पिघल गए हैं, लेकिन कितने पिघलें ये हमें नहीं पता। उसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है और फिर उसके बाद उन्हें किसी तरह नए सिरे से उसको किस तरह कॉम्पनसेट करें, इसकी भी ज़रूरत है। चैलेंज ये भी है ना कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, महकमे मौसमियात के हवाले से जो बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। अभी तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं चलास में भी 48 टेम्परेचर अगर जाएगा और हम तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो ग्लेशियर्स तो ऑटोमेटिकली फिर पिघलेंगे। ये बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के जो दोस्त आते हैं वो सब के सब ये शिकायत करते हैं, वहाँ पे गर्मी में गर्मी बहुत होती है गर्मी में। अच्छा, उनसे जब पूछें कि टेम्परेचर्स क्या हैं तो वो हमारे से एक काफ़ी दर्जे कम हैं, लेकिन वहाँ की मकामी पॉपुलेशन मकामी आबादी ऐसी है कि उन्हें इन टेम्परेचर्स की आदत नहीं है। लेकिन अब तो टेम्परेचर्स ऐसे हो रहे हैं ना फरहान साहब, जो हमारे यहाँ पर भी जो शहरी, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, वहाँ पर भी 48 अब एक बहुत इस तरह का टेम्परेचर है कि हमें भी बहुत गर्मी। तो गिलगित बल्तिस्तान में 48 डिग्री जो है ना वो महसूस किया गया या रिकॉर्ड किया गया। उस दिन सबसे ज्यादा था पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अभी आप ये बताएं रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट को आगाज कहाँ से करना चाहिए कि ये चीज़ें बेहतर हों, तो फिर हमारा जो कोर्स है ना वो बिल्कुल ठीक है क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए। हमारा एक दूसरा मसला इस साल जो कि उभर के सामने आया, पानी का भी है। हिंदुस्तान के साथ हमारी उस पर एक जंग भी हुई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें से हम निकल आए, खैरियत से निकल आए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन वो जो पानी का मामला है वो अपनी जगह पे है, तो हमें एक फंडामेंटली हो सकता है कि अपनी ज़राअत को बिल्कुल ऑल्टर करना पड़े कि ऐसी क्रॉप्स की तरफ जाएं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल कम हो। मसलन चावल की फसल अगर आप देखें तो लगता ये है कि हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पानी इसमें पानी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इसी तरह कमाद की हम कल ही बात कर रहे थे, चीनी का जो मसला है, गन्ने की फसल में भी पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ये हमें फंडामेंटल कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। फिर डैम्स का तस्करा, स्टोरेज का मसला है, हमारे पास एक शॉर्टेज है और हमने उसे सियासत में आके उस मामले को, पानी के मामले को इतना ख़राब किया है। वजह ये कि बैठ के एक्सपर्ट्स के साथ मिल के हुकूमतें सूबाई और वफाकी किसी हिकमत अमली पर फैसला करें और सियासी पार्टीज जो हैं वो उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज जो है इसके नतीजे में आपको इकोनॉमिक लॉसेस, इकॉनमी की लॉसेस और फिर बिल आखिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कंपनीज भी इससे इवेंचुअली अनअफेक्टेड नहीं रहेंगी। गवर्नमेंट्स को और कंट्रीज को ये समझने की मुझे लगता है ज़रूरत है कि मुकाबला दूसरी कंट्री से या बाकी ह्यूमन बींग से नहीं बल्कि कुदरती आफात से है, और उसके लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। वंस अगेन इसके अंदर कोई बहुत खुशी वाली बात तो नहीं थी, लेकिन यह है कि इसको डिस्कस करते रहना ही हमारा काम है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसके बारे में बात करते रहें ताकि जो कंसर्न हल्के हैं वो सुन के इसके ऊपर काम भी करें। आई होप ऐसा हो, हमारी उम्मीद तो यही होती है। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो ये है कि मुआशरे में ऐसे चंद ही लोग होते हैं जो अपनी पेशा वराना महारत को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि खिदमत खल्क का जरिया भी बनाते हैं। कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो ये हमें जो है ना जगह जगह इस तरह के लोग अपने इस मुआशरे के अंदर भी नज़र आते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ एक माहिर डॉक्टर है बल्कि एक गरीब, नादार और मुस्तहिक मरीजों के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो मुफ्त भी फराहम करते हैं, चाहे वो नादार अफराद का मुफ्त इलाज हो, अद्वियात की फराहमी हो या फिर सेहत से मुतालिक रहनुमाई, वो हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। इस हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है ताकि आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किन की बात करें और वो काम क्या करते हैं। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। माशरे में कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपनी पेशा वराना महारत को सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का वसीला बनाते हैं। ऐसे ही बाकमाल इंसानों में शामिल है डॉक्टर शहजाद दुरानी, जो सिर्फ एक माहिर मुआलिज ही नहीं बल्कि एक सच्चे सोशल एक्टिविस्ट भी है। वो न सिर्फ बीमारों के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि गरीब और नादार अफराद की मदद में भी हमेशा पेश रहते हैं।
डॉक्टर शहजाद दुरानी बरसों से मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। उन्हें अद्वियात फराहम करते हैं और सेहत से मुतालिक कीमती रहनुमाई भी देते हैं। उनकी खिदमात सिर्फ अस्पताल की हुदूद तक महदूद नहीं, बल्कि वो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चों और बुजुर्गों की मदद के लिए भी दिन रात सरगर्म है। गुज़िश्ता 6 साल से वो न सिर्फ माली मदद फराहम कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी आवाज़ बनकर उनके मसाइल को उजागर भी कर रहे हैं, ताकि माशरे के दीगर अफराद भी उनकी मदद के लिए आगे आए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सोशल एक्टिविस्ट हैं शहजाद दुरानी साहब। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, कैसे ये आइडिया आया, कहाँ से ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सफ़र आपने चुना, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे जहन में आया कि लोगों की खिदमत करनी है? टर्निंग पॉइंट ये था, मैं हॉस्पिटल से आ रहा था तो फुटपाथ पे मैंने एक बाबा जी को देखा। उन बेचारे के पास मास्क वगैरह थे, मसवाक वगैरह सेल कर रहे थे, तो बेचारे पसीने में लथपथ और उनके मतलब वो नहीं होता वो जो आंखें रेड हो जाती है रोने की वजह से। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने गाड़ी रोकी, उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी। तो मेरे दिल में एक एहसास आया कि देखें अल्लाह ने मुझे गाड़ी में बैठाया है, मैं एसी में हूँ, और ये बेचारे बाबा जी देखें इस एज में, हालांकि मेरी एज कम थी, उनकी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा इस एज में भी ये बाबा जी ये काम कर रहे हैं। बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा हुआ। मैं बाबा जी के पास गया, जब गया तो मैंने बाबा जी से पूछा कि आप क्यों इस तरह खफा हैं और आपका दिल उदास है। मैंने जब आपको देखा तो मैंने सोचा मैं आपकी तरफ आ जाऊं, मेरा दिल खफा हुआ। तो जब मैं उनके पास गया हूं तो बाबा जी ने मुझे बताया कि बेटा मैं रोज़ डेली 4 सदा से आता हूं 150 रुपये पे, और फिर यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझसे ये कोई मास्क वगैरह ले ले या कोई मसवाक वगैरह ले ले तो मेरा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वो विलेज है, वहाँ पे इस तरह कोई चीज़ ये नहीं लेता। तो मैंने उनको बोला और क्या आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? कह रहे हैं कि बारिश की वजह से मेरा एक ही कमरा है, कच्चा घर है और एक कमरा है मेरा, वो गिर गया है। फिर पहले मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो ये एवी बोल रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग होते हैं वो कभी कभार बोल जाते हैं इस तरह। मैंने कहा आप मेरे साथ चलें, मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, उनके गांव में चला गया। जब गया यकीन करें मैंने उनका घर देखा, वो बेचारा वो जो घर था, बेचारे बाबा जी भी बहुत ज़्यादा उदास थे और अटक अटक के चल रहे थे, थोड़े माजूर भी थे एक पाँव से। तो जब मैंने उनका घर की हालत देखी तो यकीन करे मुझे रोना आ गया उसी दिन, उसी वक्त। तो जब मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं गया बाबा जी को अपने साथ बिठाया, और 2 बच्चे और थे उनके गली के, उनको बिठाया मैंने अपने साथ, गए उनके लिए सारा राशन लिया, फिर उनके घर आया। मैंने बोले इंशाल्लाह बाबा जी 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपका ये कमरा ठीक हो जाएगा। यानी कि वो जो एक इंसिडेंट था वो पहला इंसिडेंट बन गया आपकी ज़िंदगी का, जिसने आपकी ज़िंदगी का कोर्स चेंज कर दिया। ज़बरदस्त, बहुत ही नेक काम है। लेकिन इसके लिए सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आप फैमिली की बात करें तो फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है। आपकी फैमिली सपोर्टिव रही कि ठीक है आप करते रहें, ये वाला काम भी करते रहें, लेकिन फोकस आपका प्रोफेशन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपका फोकस जो है वो सारा सिर्फ खिदमत खल्क की है। घर से भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिली है, सबसे ज़्यादा तो टाइम की सपोर्ट मिली है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जवान बेटा जब घर टाइम पे नहीं आता तो ज़ाहिर बात उनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि किधर है मेरा बेटा। तो जब उनको ये पता है कि ये खिदमत खल्क कर रहा है तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टाइम के लिहाज से, जिस लिहाज से भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरी आपने ये बात की कि आपको कौन कौन सपोर्ट करता है, तो माशाल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं उनको जितना थैंक यू कहूँ, ठीक है वो मुझे देख रहे होंगे, वो मैं उनका जितना थैंक यू करूँ जितना भी वो बहुत कम है। बिल्कुल, आप बड़ा ज़बरदस्त काम करें शहजाद। समटाइम्स ये होता है कि सोशल मीडिया पे ना लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, नेक काम भी उनसे हजम नहीं होता। सोशल मीडिया पे लोगों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, उनके जो मनफी कमेंट्स होते हैं उनका किस तरह से जवाब देते हैं? उनको टैकल करने का एक ही तरीका है कि एक तो सबसे पहली बात इग्नोर, दूसरी बात ये कि आपने ये बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हमारे
माशरे में ऐसे लोग हैं कि आप अच्छा काम करो उस पर भी पॉइंट आउट, बुरा करो वो तो डेफिनेटली आपको पॉइंट आउट करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप इग्नोर करें और आगे जाएं। ठीक है। अच्छा शहजाद, आपको लगता है इंडिविजुअली तो लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली और वो बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगता है, जो बुजुर्ग अफराद होते हैं ख़ास तौर पर जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, जो जिनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो बाहर निकल के काम कर सके, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आपकी रिकमेंडेशंस या सिफारिशात क्या होंगी? मैं आपको एक बात बताता हूँ मैम, गवर्नमेंट में ऐसे लोग भी हैं, सॉरी टू से, कि इनका एक अपना गैंग भी होता है जो भीख मांगते हैं, जो रोडों पे होते हैं। भीख मांगने वाले अलग होते हैं और जो 100 में से मैम 100 में से 10% लोग मुस्तहिक होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इन लोगों का अपना एक गैंग होता है जो बिठाते हैं। हाँ जी, पेशावराना लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं फजूल में। किसी का हाथ कटा होता है, किसी का कोई 1 पाँव से वो होता है, क्यों? मतलब ये एक तरीका है मांगने का। तो हाँ, और हमारे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट में ये भी है कि बेनज़ीर इनकम वो जो स्कीम थी, बहुत से गरीब लोगों को उनको हक नहीं मिलता। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं, हमारे फैमिली में भी है, ऐसा नहीं है, हमारे फैमिली में भी ऐसे ख़वातीन हैं जिनको बेनज़ीर के पैसे ही नहीं मिले, कोई और लेता है। अच्छा, राइट। शहजाद, बहुत सारे आपने ज़ाहिर लोगों की हेल्प की है, उनके घर में ज़ाहिर जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगा हो कि ये मेरे दिल के करीब है या इसने मुझे रुला दिया? बाबा जी वाले थे, वो इधर सदर साइड पे है पिंडी में, तहजीब बेकर्स के साथ बैठे होते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठे होते हैं। तो उनकी स्टोरी, उन्होंने बोला कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उनसे मैं क्यों अलहदा, वो इसलिए हुआ, उनकी पहली वाइफ की ज़लज़ले में ना डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी की वजह से उनकी एक बेटी है। वो लोग, उनके बच्चे उनको कहते हैं कि आप जो हैं अपनी इस बेटी को, हमारी तो सौतेली बहन है, लोग तो वैसे भी बहन को हक नहीं देते, वो तो कम तर समझते हैं हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली। और वो कह रहे थे कि ये हमारी बीवियों की खिदमत करेगी, ये स्कूल नहीं जाएगी, ये नहीं पढ़ेगी, ये हमारी बीवियों की खिदमत करेगी, अब काम करेगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी, ये करेगी। तो इसलिए मैं उनको, जो उनके घर से आ गया, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, 10,000 रुपये रेंट देते हैं। उनकी वो सेकंड वाइफ है और वो बेटी है, और इस तरह वो अपनी मजदूरी करें। तो जाहिर बात है इंसान। शहजाद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप वो शख्सियत हैं या आप जैसे लोग वो होते हैं जिनको देखकर जो है ना दिल में ख्याल आता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप आप इसी तरह से काम करते रहें और हेल्प करते रहें लोगों की, उनकी जिनको ज़रूरत है। वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म जनाब। आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोबारा कल हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे चंद अहम मेहमानों से। कल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।